इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि लाइनेट के दादाजी से कह रहे होते हैं। वे लाइनेट को अपने साथ कैपिटल ले जाना चाहते हैं। लाइनेट के दादाजी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और वे कहते हैं, क्या आप लाइनेट को अपने साथ कैपिटल ले जाना चाहते हैं? ये तो हमारे लिए हॉनर की बात होगी, यूर हाइनेस। तभी क्राउन प्रिंस अपने मन में सोच रहे थे, ये तो केवल एक्सक्यूज है, मैं तो लाइनेट को कैपिटल का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। और वे कहते हैं, लाइनेट के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा कैपिटल को एक्सप्लोर करने के लिए। और वे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये एक प्रॉपर रीजन है जिसके कारण मैं आपको ये प्रपोजल दे रहा हूँ। लाइनेट के दादाजी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और वे कहते हैं, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? लेकिन कैपिटल में जितने भी लोग हैं वे सब पावर गेन करने के लिए क्राउन प्रिंस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसका मतलब तो ये है, अगर लाइनेट वहाँ जाएगी तो फिर बेमतलब की रूमर भी फैलना चालू हो जाएगा, यूर हाइनेस। और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जिसके कारण भविष्य में लाइनेट को कोई दिक्कत हो, क्योंकि लाइनेट की उम्र जल्द ही मैरिज के लायक हो जाएगी। मुझे डर है इस तरह की बेतुकी रूमरों के कारण लाइनेट के रेपुटेशन के ऊपर किसी तरह की लांछन न लग जाए। और वे कहते हैं, मुझे उम्मीद है आप मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं, यूर हाइनेस। अगर आप लाइनेट को अपने साथ कैपिटल ले जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है आप लाइनेट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लेंगे। क्राउन प्रिंस लाइनेट के दादाजी का हर वो एक शब्द ध्यान से सुनते हैं और वे कहते हैं, मैं आपके चिंताओं को समझ पा रहा हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप इसके बारे में चिंता ना करें। मैं वे हर एक मुमकिन काम करूंगा जिसके कारण लाइनेट के ऊपर किसी तरह के दाग न लगे। इतना कहते हैं वे खुद से कहते हैं, मैं इस तरह के बेतुकी बातों के लिए मेरे दिल से निकले वो आवाज को मैं दबा नहीं सकता और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं फ्लाबर्स्ट को, जो कि कुछ पढ़ रहा होता है। वे कहता है, ऐसा लग रहा है हमारी बेटी आयला बहुत ही थक गई है। उसके मॉम उसके बेटी को सहला रही होती है और वे कहती है, मिस्टर फ्लाबर्ट, कुछ दिनों से यहाँ का माहौल बहुत ही केओटिक है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। तभी फ्लाबर्ट अपना चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर बैरन है कहाँ। उनके परिवार बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है और वे अभी तक किसी तरह की एक्शन नहीं लिए हैं। मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर वे करना क्या चाहते हैं। तभी मिसेस फ्लाबर्ट कहते हैं, मुझे लाइनेट को सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा है। वे लड़की बहुत ही चिंता में है और उसकी मदर भी इस शौक से उभर नहीं पा रही है। इसी बीच वहाँ पर कोई आता है और वे कहता है, मास्टर प्लीज मेरे साथ जल्दी बाहर चलकर उसे देखें। इतना कहते ही मिसेस और मिस्टर फ्लाबर्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी आयला का नींद खुलता है और वे कहती है, क्या दोनों यहाँ से चले गए? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? इसी बीच आयला कहती है, वे सब तो ठीक है, लेकिन मदर ने जो कुछ भी कहा है वे बातें क्यों मेरे दिमाग से नहीं हट रहे हैं। मिस हिल्ड एकदम से अकेली पड़ गई हैं और वे कहती है, मैं उनका ध्यान रखना चाहती हूँ, कुछ देर के लिए ही सही। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि एक गार्डन में अकेली बैठी होती है। वे सोच रही थी, आखिर पिताजी है कहाँ? मुझे मालूम है वे किसके साथ है, लेकिन वे हमें इस तरह इग्नोर कैसे कर सकते हैं। लाइनेट ये सब सोचकर उदासी से रोने ही वाली होती है। तभी वे एक आवाज सुनती है, मिस लाइनेट आप यहाँ हो। और हम देखते हैं आयला को, जो कि उसके
के पास आती है और वे कहती है, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहेंगी? लाइनेट ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे आयला की ओर देखते हुए कहती है, मिस आयला। तभी आयला कहती है, आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे उम्मीद है आप पिछले रात आराम से सोई होंगी। तभी लाइनेट कहती है, मिस आयला आप बहुत ही काइंड हैं। और वे मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अभी बेटर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आयला उसे इस तरह बेखौफ होकर बात करते हुए देखकर इम्प्रेस हो जाती है और वे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो स्वाभाविक है अपना नेबर को हेल्प करना। और वे कहती है, मिस लाइनेट एक्चुअली मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? लाइनेट दोस्ती का शब्द सुनकर चौंक जाती है और अपने पास्ट लाइफ में हुए घटनाओं को याद करने लगती है और वे कहती है, फ्रेंड ये शब्द तो बहुत ही स्ट्रेंज है, आखिर मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं था। और वे एक पार्टी के माहौल याद करते हुए सोच रही थी, उस पार्टी में आए जितने भी लोग थे वे सब लाइनेट के चेहरे पर हुए उस स्कार के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये इतना बदसूरत है, आखिर ये पार्टी में क्यों आए? दूसरी ओर देखो, इसकी बहन काना वो कितनी सुंदर है। सीन वापस प्रेजेंट में आती है। आयला कहती है, क्योंकि हम दोनों एक ही उम्र के हैं इसीलिए मैं चाहती थी मैं आपसे दोस्ती करूं, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है? लाइनेट कहती है, क्यों तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो? आयला शॉक हो जाती है और वे कहती है, मुझे माफ कर दे। तभी लाइनेट मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखती है और वे कहती है, फ्रेंड्स इतना फॉर्मली बात नहीं करते हैं। आयला खुश हो जाती है और वे कहती है, तुम तो मुझे डरा ही दी। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी लाइनेट आयला से कहती है, मेरे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। और वे बताती है, मेरे घर में अचानक से आग लग गई थी जिसके कारण कई सारे लोग मारे गए। तभी लाइनेट अपना होश संभालती है और वे कहती है, क्या अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में इस तरह किसी से बात करना ठीक होगी? आयला कहती है, हाँ इसमें कोई बुराई तो नहीं है। इतने में आयला लाइनेट के कानों में जाके कहती है, ये एक सीक्रेट है, इसे तुम किसी से मत शेयर करना। मुझे मालूम है किसने टेनर फैमिली को मारा है। लाइनेट ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, क्या तुम्हें पता है कल्प्रिट कौन है? वे कहती है, टेनर कपल की मौत तो एक एक्सीडेंट के दौरान हो गया था ना? तभी आयला कहती है, हाँ लेकिन इसके पीछे टेनर कपल के द्वारा अडॉप्ट किए गए उस लड़की का हाथ है और तो वो लड़की उस इंस्पेक्टर का लवर निकली, इसलिए वो इंस्पेक्टर इसे एक्सीडेंट के रूप देने की कोशिश कर रहा है। लाइनेट ये सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाती है और वे कहती है, क्या? तभी आयला कहती है, हाँ इसी तरह के रूमर फैले हैं। लाइनेट ये सुनकर सदमे में चली जाती है और वे सोचती है, काना ने इंस्पेक्टर को भी अप्रोच किया है। हाँ ऐसा ही हो सकता है, वो लड़की बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी लाइनेट आयला से पूछती है, लेकिन तुम्हें ऐसे रूमर के बारे में कहाँ से पता चला? आयला कहती है, अच्छा वो हमारे मैंशन में काम करने वाले मेड में से कुछ मेरे फ्रेंड भी हैं, उन्हीं लोगों से मुझे इस तरह के रूमर के बारे में पता चलता है। इतने में लाइनेट कहती है, हाँ ये तो सेंस बना रहा है। और वे खुद से कहती है, इस तरह के रूमर तो मेड के बीच में जंगल में लगे आग की तरह फैलने लगते हैं। तभी लाइनेट पूछती है, क्या इसके अलावा और भी किसी तरह के रूमर इस डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं? इतने में लाइनेट पिक्सो से
ओपेरा के दिन बात किए गए उस कॉन्वर्सेशन को याद कर रही थी। इतने में वो खुद से कहती है, पिक्सो ने तो कहा था ऐसा किसी तरह के रूमर डिस्ट्रिक्ट में नहीं फैले हैं। क्या वो इसीलिए झूठ बोला ताकि वो कान्हा को बचा सके? लेकिन उसने तो कान्हा के ऊपर नजर रखने के लिए मोनास्ट्री जाने के लिए भी मान गया था। क्या पिक्सो मोनास्ट्री जाने के बारे में भी मुझसे झूठ कहा है? सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं पिक्सो को जो कि लाइनेट के मैंशन के अंदर जा रहा होता है और वे कहता है ये जगह तो पूरी तरीके से राख में बदल गए हैं, ये इस तरह कैसे जल गया होगा? इतने में उसकी नजर उस राख में पड़े सोने के ऊपर जाता है। वे उसे लेने के लिए उस जले हुए कमरे के अंदर जाता है और वे उस सोने के हार अपने हाथों में उठाकर कहता है ये इतना तो मेरे लिए काफी है, क्योंकि इस जगह को गार्ड करने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। इतने में उसकी नजर डायमंड के ऊपर जाता है और वे कहता है वहाँ एक और है। जैसे ही वो उसे लेने के लिए जाता है वे कहता है ये तो सोने के खदान मेरे हाथों में लग गई है, क्या जैकपॉट है। इसी तरह वे एक एक कर कर वहाँ पड़े सारे हीरे और गहने को अपने साथ ले जा रहा था। तभी उसके नजर एक बक्से के ऊपर जाती है। वे उसे देखता है और कहता है क्या फैंसी बॉक्स है, लेकिन ये तो लॉक किया गया है, क्या इसमें भी ज्वेल्स होगा? इतना कहकर वे उस बॉक्स को हिलाने लगता है। तभी उसे पता चलता है वो एक पिगी बैंक है और वे कहता है सोना चांदी भी तो ठीक है, लेकिन पैसा भी किसी चीज से कम नहीं है, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही वे उस डब्बे को चारों तरफ घुमाकर देख रहा था। तभी वो नोटिस करता है उस डब्बे के पीछे कुछ लिखा हुआ होता है। उसे पता चलता है ये डब्बा लाइनेट की होती है, जिसे देखकर वे कहता है ये तो हमारा भोली सी लिटिल प्रिंसेस का है। जिसे देखकर वे कहता है सच में अब तो मुझे गिल्टी फील होने लगी है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।